बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं P11 और ओवरऑल जो है टेस्ट बहुत इजी था। ज़ाहिर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आपका डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स वाला टॉपिक है उसमें ज़ाहिर है कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल जो है ये बहुत ईजी डिस्कशन है। लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है जी, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर जो है वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द लेंथ एंड रेडियस जो है दोनों को रिड्यूस कर दे तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा एक बार याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जो यंग्स मॉडुलस है लाइक रेजिस्टिविटी जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। सो नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 जी, इन सीजीएस सिस्टम जो है वो आपसे कह रहे हैं द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज 2 into 10⁻12। सीजीएस का मतलब है आपको यूनिट्स जो है उसने इनडायरेक्टली बता दी है। और उसके बाद क्या कह रहा है, टू डबल द लेंथ जो है ऑफ वायर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का फोर्स जो है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें देखो आपको जो है वो हमें पता है कि जब लेंथ डबल हो, मतलब एल से लेंथ जो है वो 2L हो जाए, डबल हो जाए, तो फिर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस होती है, यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। कैसे? देखो इसमें फिर चेंज इन लेंथ आपका जो है वो क्या आ जाएगा, 2L माइनस एल, या आपके पास एल आ गया तो ई जो स्ट्रेन है वो आपके पास क्या होती है, डेल्टा एल ओवर एल। सो ये भी लेंथ ओवर लेंथ, इसका मतलब है आंसर क्या हो गया, 1। सो यहाँ गौर करें कि जो डबल लेंथ का है, डबल लेंथ का है तो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अब देखो कि हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। चूंकि स्ट्रेन यूनिट प्रोड्यूस हुई है, चूंकि लेंथ आपकी डबल हुई है, इसका मतलब है यहाँ यंग्स मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल होगा, वो स्ट्रेस के इक्वल होगा। यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस जो है आपस में इक्वल होंगे अगर जो है वो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। यूनिट स्ट्रेन कब प्रोड्यूस होगी, जब जो है वो लेंथ डबल होती है। सो यहाँ पर जो है उसने पूछा कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट रखा हुआ है। सोचो कि y इज इक्वल टू, हम सिग्मा ये किसको इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंस उसने एरिया भी यूनिट रखा है, उसको भी 1 रखा हुआ है, इसका मतलब है यंग्स मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। सो जो यंग्स मॉडुलस गिवन है वही हमारा आंसर है। लेकिन चूंकि उसने कहा है सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो क्या होता है, डाइन, इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। तो जो हमें मॉडुलस गिवन है वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर इंक्रीज करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये सिंपल है जी, अल्फा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में आपसे कह रहा है, कहते हैं ये फोर्स F इज नीडेड टू ब्रेक द कॉपर वायर हैविंग रेडियस R, द फोर्स नीडेड टू ब्रेक द कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R जो है। सो एरिया के ऊपर जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। सो सिंस जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, इसका मतलब है ब्रेकिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप यू कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। सो अगर आप रेडियस डबल कर रहे हो तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है जी कि A and B are two wires, the radius of A is twice as that of B, they are stretched by the same load जो है, सम लोड कह सकते हैं, then the stress on B क्या होगी। अब हमें पता है स्ट्रेस जो है वो इसमें हम कहते हैं जी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, स्ट्रेस हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पर देखो कि उसने कहा है कि जो है रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी। अब फोर्स तो जा रहा है उसको आप सेम रखें, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सिग्मा है वो ओवर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिग्मा इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। सो आप यूँ कह सकते हो सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर बी ओवर आर ए का होल स्क्वायर। अब जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें। कंडीशन क्या गिवन है जी, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बी।
तो ए जो है वो ट्वाइस एज दैट ऑफ बी है, तो यहाँ आर बी ओवर ये 2 RB है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये आंसर बना सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी इज इक्वल टू 1/4। अब 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या बना कि जो सिग्मा बी है वो 4 टाइम्स एज डेट ऑफ सिग्मा ए है। सो आप वैसे लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है इसका ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें देखिए आंसर क्या बनेगा कि जो स्ट्रेस ऑन बी होगी वो 4 टाइम्स होगी एज डेट ऑफ स्ट्रेस ऑन ए। तो इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, 5 वाले में चार्ली आंसर बनेगा। 6 जी, अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज, हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्ट्रेन होती है। वेरी सिंपल, बीटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको मैंने आपको ड्राइव भी करवा दिया था लेक्चर में, डेट इज आल्सो सो सिंपल जी, आंसर चार्ली है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हो आप, वो होगी जी 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी 8 जो है इसमें जो है आपको गिवन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज वी आर इन नाइट स्विच जो है, इफ वी सी सी जो है वो आपको गिवन है +9 वोल्ट, और R1 जो है यहाँ पर आपको गिवन है 4 ओहम, R2 की 2 ओहम, R3 6 ओहम, RL ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। हमें जो है वो जस्ट जो है वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज बतानी है। सो इसमें जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था रेफरेंस वोल्टेज के लिए नाइट स्विच के लिए, ये क्वेश्चन नंबर है जी 8। जो रेफरेंस वोल्टेज है वो होती थी यहाँ जो इसके सर्किट के अकॉर्डिंग देखें तो R2 ओवर R1 प्लस R2 इनटू जो है वो VCC। अच्छा, अब हमें वैल्यूज क्या गिवन है जी, R2 की वैल्यू गिवन है 2 ओहम, R1 जो है वो आपको गिवन है 4 प्लस R2 गिवन है 2 और इनटू VCC कितना है 9। तो ये देखिए कितना बनेगा 2/6 इंटू 9। अब 2/6 कितना हो गया 1/3 इंटू 9, तो आपके पास आंसर जो है वो 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपने ना फॉर्मूला नाइट स्विच में याद रखना है रेफरेंस वोल्टेज का, तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो इसमें आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 3 वोल्ट, यानी अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। हुक्स लॉ डिफाइंस, हुक्स लॉ बेसिकली जो है इट डिफाइंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसमें हम कहते हैं हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या होती है, स्ट्रेन। सो यहाँ से जो है हम कहते हैं द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशो है वो किसके इक्वल आती है, कांस्टेंट के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये कांस्टेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल होती है। सो डेट इज द रीजन हम यहाँ कहेंगे कि बीटा आंसर है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है इसलिए बीटा आंसर है। 10 जी, in a wire of length L, the increase in length is L, the if the length is reduced to half, the increase in its length will be। अच्छा, ये जो इलोंगेशन है, जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। सो इलोंगेशन जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं कि इलोंगेशन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फोर्स। इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एरिया। सो अगर आप लेंथ हाफ करते हो तो इलोंगेशन भी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब है आंसर जो है इसमें आपका बनेगा बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आंसर बीटा आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सिंपल वन जी, इसमें हमें लोड फाइंड करना है, यानी फोर्स फाइंड करनी है। सो लोड का जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास होता है जी F इज इक्वल टू वाई ए इंटू डेल्टा एल ओवर एल। तो जो वैल्यूज गिवन है डायरेक्टली पुट करते जाए। हमें जो है वो y की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11, और एरिया जो है वो देखें है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻4 बनेगा। और क्रॉस सेक्शन कहते हैं 1.1 टाइम्स, तो 1.1 टाइम्स का मतलब है कि जो चेंज इन लेंथ है वो 0.1 आई और लेंथ उसकी ओरिजिनल थी 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन आंसर आ रहा है। तो यहाँ 1.1 टाइम्स का मतलब है लेंथ अगर 1.1 हो जाती है तो 1 से
लेंथ इंक्रीज करके 1.1 हुई है, तो चेंज इन लेंथ जो है वो 0.1 आएगा, तो ओरिजिनल लेंथ जो है वो उसकी 1 ही लेंगे ना, तो ये जो है वो आपका आंसर 2 × 10⁻⁶ यानी अल्फा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस हैमरिंग, ज़ाहिर है उससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा इलास्टिसिटी के ऊपर, और चूँकि उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, क्रैक्स की वजह से मॉडुलस की वैल्यू चेंज हो सकती है, इम्प्योरिटी की वजह से भी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी चेंज हो सकती है, इन सब पे जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो आंसर है जी डेल्टा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 12 में डेल्टा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है जी, इसमें फिर से वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो किया है स्टार्ट में। इसमें कहते हैं जी आपको ना यंग्स मॉडुलस गिवन है, सॉरी स्ट्रेस गिवन है 20 × 10⁸, लेंथ ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक वायर इज डबल्ड, यंग्स मॉडुलस पूछा हुआ है। सो जब भी लेंथ डबल करेंगे, मैंने आपको बताया लेंथ डबल करोगे तो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। सो क्वेश्चन नंबर है जी आपका 13। अब देखें कि अगर आप लेंथ डबल करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो अगर यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो यहाँ स्ट्रेस आपको गिवन है वही आपका आंसर है। तो स्ट्रेस यहाँ की क्या गिवन है 20 × 10⁸, तो यही आपका आंसर होगा जी। यंग्स मॉडुलस का भी 20 × 10⁸ चार्लिंग आंसर है। 14 जी, पी एन जंक्शन डायोड्स कैनॉट बी यूज्ड एज, इसको हम रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ नहीं करते, कन्वर्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी इनटू एनर्जी नहीं यूज़ करते, फॉर गेटिंग लाइट डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए भी इसको यूज़ नहीं करते, वो डायोड यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर है जी डेल्टा, फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एसी सिग्नल, यानी एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें हमें कहा गया जी यूनिफॉर्म प्लांक ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई इज मूव ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लांक जो है वो कहता है ए है। कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। देखें, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट इतनी लंबी चौड़ी बनाई है। अब देखें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जी, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी F/A ओवर स्ट्रेन। तो इसका मतलब है डिफॉर्मेशन आपको पूछी गई है, तो स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा, F/A डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, या इसको जैसे बुक इसमें लिखा हुआ है टेस्ट में, तो ये एरिया नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है F/AY मतलब है आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी सिंपल है जी। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10। इलोंगेशन अगर आपको पता है तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन 10 में आपने कहा जी इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह से है। इसमें देखो आपको लेंथ और डायमीटर्स गिवन है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, चूंकि डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका मतलब है एलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया होता है πr², तो इसका मतलब है डायमीटर का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/d² है। आपको जो वैल्यूज गिवन है इसमें हमने देखना ये है कि रेशो किसकी मैक्सिमम आएगी। तो इसमें देखो रेशो जो है, आप ऑप्शन में बारी बारी सारी ऑप्शंस आपको कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, फिर बार बार पूछते हैं जी। देखें अल्फा ऑप्शन जो है उसमें इसकी रेशो जो है वो क्या आएगी, लेंथ आपको 10 गिवन है, यूनिट सबके सेम है, और डायमीटर 1 गिवन है, तो 1², तो आंसर आपका रेशो क्या आएगी 10। नेक्स्ट जो बीटा है उसमें देखें तो लेंथ आपको 200 गिवन है, ठीक है जी, और डायमीटर इसमें जो है वो 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास 200 ओवर क्या आया 9। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास जो है वो देखें, अगर इसको 10 करता हूँ तो यह कितना आता है 20 के राउंड, तो ये 9 2 18, ठीक है जी। और यहाँ से जो है वो 2 बचेंगे, सो 9 2, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि आपके पास जो चार्ली है उसमें लेंथ आपके पास 100 है और डायमीटर 2 है, तो 4 से डिवाइड करें तो ये जो है वो आपके पास कितना आ गया 25 रेशो आ गई। लास्ट वाला देखें डेल्टा 300 जो है और डिवाइडेड बाय जो है उसमें 4² आ जाएगा,
ठीक है, ये देखें 2 स्क्वायर था ना, तो 2 स्क्वायर को मैंने 4 किया, तो ये 100/4 था, तो यहाँ 4 स्क्वायर करोगे तो ये 16 हो जाएगा, इसका मतलब 300 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है अगर इसको आप सॉल्व करते हो 16 से डिवाइड करके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 20 से लेस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसको हम कह लेते हैं ये आपके पास 16 1 16 यूँ कर लें, और ये आपके पास कितना बचेगा 14। सो ये आपके अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास 17-18 के राउंड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देख इसका मतलब है कि यहाँ पर गौर करें कि आपके पास जो है वो सबसे मैक्सिमम क्या आ रहा है। उसने पूछा क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन चार्ली वाली ऑप्शन में प्रोड्यूस होगी। इस तरह से आप रेशियो लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 17 जो है द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड्स और लिक्विड्स जो है वो कौन सा होता है जी? बल्क मॉडुलस। इसलिए आंसर कौन सा है? डेल्टा। 18 इज सो सिंपल, चूंकि क्यूब की बात की है। अब क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं जी? 3। सो ईच साइड इज डिक्रीज्ड बाय, कह रहा है कि 1%। सो बल्क मॉडुलस जो है वो हम कहेंगे इसका क्या आएगा? अच्छा, यूनिफॉर्म क्यूब जो है उसमें कह रहा है जी सब्जेक्टेड टू द वॉल्यूम कंप्रेशन। तो अब इसमें जो है वॉल्यूम कंप्रेशन में कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। सो वॉल्यूम कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। अब देखना वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन में हम वॉल्यूम जो है वो इसका अब की बात करें, सो इसमें जो है वो आपके पास जो है वो आर क्यूब आएगा। ठीक है जी। तो ये क्यूबिक क्यूब की बात कर रहा है, तो इसके बाद इसका मतलब है जो स्ट्रेन होगी वो कितनी बता रहा है आपको? 1%। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स में वॉल्यूम कंप्रेशन मतलब तीनों डायमेंशन में जो है वो चेंज आना है। तो 3%, 3% का मतलब है 3 इंटू 1/100। तो ये आपका आंसर 0.03 बनेगा। तो आंसर जो है इसका आएगा डेल्टा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी 19, द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है? 0 होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा है। वैसे तो इसकी जो है फ्यू ओहम्स प्रैक्टिकली होती है, लेकिन आइडियल कहे तो 0। क्वेश्चन नंबर 20 जी, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ टू वायर्स 2:3 है। इफ द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बोथ देन द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, क्या होगा जी? अच्छा, इसमें जी क्वेश्चन नंबर है 19, सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस जो है वो टू वायर्स की गिवन है, y1/y2 आपको रेशियो बताई हुई है 2:3। इफ द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बोथ, स्ट्रेस को सेम कर लिया उसने, देन द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हो। तो रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी जो है वो आपने बतानी है। लेट्स से मैं इसको म्यू से या यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, एनर्जी डेंसिटी को। सो एनर्जी डेंसिटी की रेशियो जो है वो आपने इसमें बतानी है। अच्छा, अब देखो कि U1/U2 आपने फाइंड करना है। एनर्जी डेंसिटी की रेशियो आपने फाइंड करनी है। आपको यंग्स मॉडुलस की रेशियो गिवन है और साथ कहा है कि स्ट्रेस जो है वो सेम अप्लाई होगी। अब देखो मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट बताया था वो होता है जी U इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अच्छा, अब यहाँ स्ट्रेन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप स्ट्रेन की यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, तो U इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन भी बताया था, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन जो है, अब देखो हमारे पास जो है यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन किसकी इक्वल हो जाएगी? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो आपके पास ये फिर फॉर्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस का होल स्क्वायर ओवर यंग्स मॉडुलस। ठीक है जी। अब स्ट्रेस को तो आपने सेम रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई? यंग मॉडुलस। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस होगी, या आप डायरेक्टली लिख लें U1/U2, एनर्जी डेंसिटी की जो रेशियो होगी
वो किसके इक्वल होगी, y2/y1। ठीक है जी। तो आपको रेशो अगर 2:3 गिवन है तो आपका आंसर लाजमी तौर पर क्या आएगा, 3:2, यानी उसका इनवर्स आंसर आ जाएगा। मैंने कम्प्लीटली जो है उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसमें आंसर आपका जो है बनना कौन सा है जी, आंसर 3:2 यानी अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21, वायर ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटीरियल। अब और उसमें जो है वो ए कहता है जी कि हैव ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट रीच विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात कर रहा है। सो कहता है दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम टेंशन, देन द रेशियो ऑफ एनर्जी ए टू डेटा बी आपने वर्क डन यानी स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है जी। सो इसमें जो है वो फार्मूला 21 वाले में हमें पता है वर्क डन का फार्मूला होता था 1/2 जो हमने कैलकुलेट किया था यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल स्क्वायर ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। इसका मतलब है यहाँ हमें लेंथ और डायामीटर्स की बात की हुई है और स्ट्रेच बाय द सेम टेंशन, बाकी तो इसका मतलब है सारा सेम रहेगा। तो इसमें जो है वो हम कहेंगे वर्क डन 1/वर्क डन 2। अब लेंथ जो है वो इनवर्स में है तो इसका मतलब है ये L2/L1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एरिया जो है उसकी जगह आप डायामीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायामीटर जो है वो यहाँ सेम मटेरियल यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, उसके बाद ट्वाइस डायामीटर 3 टाइम्स द लेंथ। और हाँ जी, इसमें जो है इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो डायामीटर जो है और लेंथ को जस्ट रिलेट करना। चलिए लेंथ तो आ गई ना L2/L1। अब डायामीटर जो डायरेक्टली क्वेश्चन है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास D2/D1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो कि हमें वैल्यूज केयरफुली पुट करनी है। उसने कहा कि A हैज ट्वाइस, ठीक है। अगर मैं इसको A कह दूं, इस वाले को B कह दूं, ठीक है, तो मैं इस वाले को फिर क्या कहूँगा B, इसको मैं कहूँगा A। इस वाले को जो है वो 2 वाले को जो है वो क्या कहूँगा, ये डायरेक्ट ही है ना, तो ये इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, ठीक है जी। ताकि अब आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब चूंकि ये एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वर्क डन के और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की लेंथ जो है वो B से 3 टाइम्स है। ए की लेंथ B से 3 टाइम्स है, तो लेंथ ऑफ B ओवर ए की लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ B है। उसके बाद डायामीटर जो है वो कहता है ए हैज ट्वाइस डायामीटर्स, ट्वाइस डायामीटर। ए का जो डायामीटर है वो डबल है एज डेट ऑफ बी, तो डीबी हो गया। ऊपर आ गया स्क्वायर, ये डीबी डीबी से कैंसिल आउट, एलबी एलबी से कैंसिल आउट, 1/3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो आंसर आपका 4:3 बनेगा। और इसमें देखते हैं कौन सा आंसर है जी, 21 में आंसर आपका जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन रहा है, 4:3 बन रहा है। इसमें आंसर जो है, इसका मतलब है ऑप्शंस में यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा जी, डेल्टा आंसर बनेगा। ठीक हो गया जी, डेल्टा आंसर आएगा। हाँ जी, इसमें 21 वाला जो है इसमें देखें तो आंसर जो है वो इसमें डेल्टा 6:1 है। इसका मतलब आंसर जो है वो ये ऊपर वाला जो 20 वाला था उसकी डेल्टा ऑप्शन 4:3 है। इट मीन्स ये यहाँ पर जो है वो कंपोजिंग मिस्टेक है। इसमें आंसर जो है वो यहाँ 21 में ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में आपका आंसर जो बन रहा है वो 4:3 बन रहा है। ठीक है जी, जो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो गिवन है वो आपका 4:3 आंसर ही बनेगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहा है, तो सिर्फ फॉर्मूला बताना है जी। तो आंसर आपका बीटा बन जाएगा 1 + R2/R1, बीटा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी 23 जो है, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन जो है ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं एंड किरचॉफ्स करंट रूल जो है इन दोनों को अप्लाई किया जाता है टू फाइंड द गेन जो है। तो आंसर इसमें डेल्टा आएगा। 24 जी, इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर R1 इन्फिनिटी हो और R2 0 हो तो आंसर आपका 1 आएगा। 24 जो है बड़ा सिंपल है जी। 24 हमें फॉर्मूला पता है गेन का नॉन इन्वर्टिंग का 1 + R2/R1। अब 1 प्लस ये आपका R2 0 है, ये इन्फिनिटी है, तो 0 इन्फिनिटी 0 ही होता है, तो ये आपका आंसर 1। तो गेन आपका जो है वो यहाँ पर 1 आएगा।
25 जी, विच ऑफ द गिवन इज नॉट द यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसमें आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन नहीं होती उससे, उससे हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और कंपैरेटर के तौर पे यूज करते हैं। चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, the operational amplifier works with open loop potential difference between input terminals is 150 माइक्रोवोल्ट। आउटपुट जो है वो इसकी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, 26 जो है इसमें हमने सिंपल है, ये ओपन लूप गेन जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 10⁵ तो इसका मतलब है इसको हम 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 150 माइक्रो है, 10⁻⁻⁶। तो ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है? 10⁵। जाहिर है वोल्टेज के इन बिटवीन अगर वोल्टेज जो है वो 150 माइक्रो वोल्ट है तो आप उसको 10⁵ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आपका 150 इंटू 10⁻⁻1 यानी आपका बचा 15 वोल्ट आपकी आउटपुट जो है वो आएगी। आउटपुट जो है वो आपकी 15 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि ओपन लूप गेन जो है उसका 10⁵ होता है। तो बीटा आंसर होगा जी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 27, और द डायग्राम शोज द चेंज इन लेंथ ऑफ ए थिन वायर caused by the application of stress at two different temperatures T1 and T2। और इसमें कहते हैं द वेरिएशन suggest that, अब देखो कि इसमें जो है वो एक तरफ है फोर्स और दूसरी तरफ है एक्सटेंशन। ठीक है जी, फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ है ये। सो लोड और एक्सटेंशन कर्व है। एक में कह रहा है T1 इसको और दूसरे को कह रहा है T2। अब जरा गौर करें, T2 जो है ये इनमें से देखना गया हमने हार्ड कौन सा है और सॉफ्ट कौन सा है। T2 देखें कि उसमें इलोंगेशन कम आई है लेकिन फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ी है, जबकि T1 की अगर हम बात करें तो T1 में इलोंगेशन ज़्यादा आई है और फोर्स कम अप्लाई करना पड़ी है आपको। इसका मतलब है जो जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है वो मटेरियल जो है उसमें उसका यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि T1 जो है वो हाई टेम्परेचर पे होगा एज कम्पेयर टू T2, क्योंकि इसमें कम फोर्स से ज़्यादा इलोंगेशन आ गई है। तो इसमें आंसर जो है वो आपका बनेगा अल्फा T1 इज ग्रेटर देन T2। 28 में द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम इज टू बी एडेड इनटू जर्मेनियम सो एज टू मेक इट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो है वो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो आंसर है जी इसमें चार्ली। अ सब्सटेंस विच अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशंस उसको हम कहते हैं जी डक्टाइल सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उनको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। तो इसका आंसर है जी 29 का चार्ली। 30 यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पास्कल होगा। 31 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल, इसमें 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 0.1/1 इंटू 100 करेंगे, आंसर 10% आ जाएगा। डेल्टा आंसर है, डेट इज आल्सो सो सिंपल। 32 जी, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। जाहिर है ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो जब आप उनको हीटअप करेंगे तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। 33 जी, NP and Ne be the number of holes and conduction electron respective in a semiconductor, then जो हमारे पास इंट्रिंसिक है उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म में, एक्सट्रिंसिक हम कहते हैं जब वो उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो। तो इसमें आंसर जो है वो आपका बीटा होगा। NP जो है लेस देन क्या होगा? Ne इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें कहा कि NP नंबर ऑफ होल्स एंड NP एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। इसको मैं एक दफ़ा लिख भी देता हूँ। 33 जो है NP जो है वो आपको कह रहा है होल्स की बात कर रहा है, Ne कह रहा है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, और अब होता क्या है कि जब आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हो, इम्प्योरिटी ऐड करने से जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। तो Ne जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास आंसर जो है वो Ne ग्रेटर देन NP, या इसको यूँ कह लें NP लेस देन Ne। तो आंसर जो है वो इसमें कौन सा? बीटा बन रहा है।
34 जी, इन अ सेमीकंडक्टर द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज द ऑर्डर ऑफ, क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। बुक की इंफॉर्मेशन है, सिंपल है जी। 35 डायोड एज ए रेक्टिफायर क्या कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, तो अल्फा आंसर है। और 36 दी रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, परफेक्टली इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। तो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो इसमें आंसर है जी आपका चार्ली। तो 0 केल्विन के ऊपर, चूंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे बिहेव लाइक जस्ट परफेक्टली इंसुलेटेड। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। चार्ली आंसर है। 37 में एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अगर ये लोड एक्सटेंशन कर्व होता फिर आप आंसर देते एनर्जी, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाए फिर आंसर है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी। तो चार्ली आंसर होगा। 38 जो है इसमें टू वायर्स आइडेंटिकल वायर्स हैं, एक जैसी वायर्स हैं, और उनको जो है वो एक दूसरे से बांधा हुआ है, उन्होंने अटैच एंड टू एंड अटैच किया है। एक कॉपर वायर है, एक स्टील वायर है। तो दो वायर जो है वो कहता है जी आइडेंटिकल हैं, और एक है जी कॉपर वायर और दूसरी कह रहा है स्टील वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कहता है जी कि दोनों के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है, और जब इसको डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो बड़ा सिंपल है जी, इक्वल स्ट्रेस जा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसको अप्लाई करोगे, चूंकि आइडेंटिकल है तो स्ट्रेस इक्वल अप्लाई हो रही है। फोर्स तो दोनों पे एंड टू एंड जोड़ा हुआ है, तो फोर्स तो एक जैसी पर यूनिट एरिया अप्लाई होगी। तो स्ट्रेस जो है यानी सिग्मा दोनों में क्या होगा, सेम, लेकिन जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल इज डिफरेंट, तो स्ट्रेन जो है वो आपकी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलोंगेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, और इसमें जो है वो आपके जो कि इसमें जो नेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो उसके ऊपर भी स्ट्रेन डिपेंड करती है। स्ट्रेन का मतलब भी क्या है, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन जो है इसका मतलब है मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका बनेगा सेम, इक्वल स्ट्रेन एंड अनइक्वल, सॉरी इक्वल स्ट्रेस एंड अनइक्वल स्ट्रेन, तो इसमें आंसर आपका डेल्टा बनेगा। 39 जी ना, गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। 40 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल, इसमें कहता है फॉरबिडन गैप। गैप आपको पता है जी एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किस में होता है, इंसुलेटर्स में, उसके बाद सेमीकंडक्टर में, उसके बाद कंडक्टर में। तो इसका आंसर जो है वो सिंपली बीटा आंसर हो जाएगा। 41 जी, रिगार्डिंग अ सेमीकंडक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, अल्फा आंसर है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आके जो है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। 42 जी, इलोंगेशन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, फोर्स के, और इसका मतलब है कि अगर जो है वो आप इलोंगेशन डबल कर रहे हो तो फोर्स भी डबल हो जानी चाहिए, तो इसका आंसर है बीटा। तो 42 जो है, चूंकि इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, तो अगर 1 मिलीमीटर इलोंगेशन के लिए फोर्स एफ थी, तो जाहिर है 2 मिलीमीटर के लिए जो है वो क्या हो जाएगी, 2F हो जाएगी। आंसर इज बीटा। 43 भी सिंपल है जी, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि रेफरेंस वोल्टेज जो है वो गिवन वोल्टेज से क्या है, ज़्यादा है, वो 5.1 है। सो 43 में सिंस V इज रेफरेंस वोल्टेज जो है V इज ग्रेटर देन द रेफरेंस वोल्टेज, और जब V जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज होती है, तो देन जो है वो वी आउटपुट जो है वो किसके इक्वल आती है, -VCC के इक्वल आती है। तो इसमें जो है VCC कितना बताया हुआ, 9 वोल्ट, इसलिए आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली। सो कंपैरेटर में जब वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव आती है, और अगर V जो है वो लेस देन VR हो तो फिर जो है वो आउटपुट जो है वो आपकी क्या आती है, +VCC आती है वो के अकॉर्डिंग। 44 जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फिल्टर यानी चार्ली। 45 जी, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस फ्लोज ओनली
वन हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल जो है वो एक हाफ जो है उसको ब्लॉक कर देता है, एक हाफ उसको गुजरने देता है। तो एक हाफ में जो है वो उसको ब्लॉक करेगा, इसका मतलब आंसर कौन सा है जी? डेल्टा। 46 जी, टू रिड्यूस रिपल्स जो है इन द आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर में हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, और फिल्टर सर्किट का आज सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो क्या होता है जी? कैपेसिटर होता है। 47 इज आल्सो सिंपल, ओपन लूप गेन पूछा हुआ है, आंसर इज 10⁻+5, डेल्टा आंसर है। 48 जो है -R2 और R1 किसकी गेन होती है जी? इन्वर्टिंग टर्मिनल की। तो आंसर है जी इसका अल्फा। कहते हैं वोल्टेज गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर गिवन बाय -R2 ओवर R1, इससे पता चल गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इट इज पॉसिबल व्हेन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एज इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो आंसर अल्फा ही बनेगा। 49 जी, रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है सेवरल मेगा ओम्स होती है, सेवरल मेगा ओम। तो मेगा हम 10⁻6 को बोलते हो, इसलिए इसका आंसर डेल्टा बनेगा। Next question जी, question number 50, PN junction diode works as an insulator, it is connected in reverse bias। जब उसको रिवर्स बाइस में लगाते हो तो वो करंट को ज़ाहिर ब्लॉक कर रहा होता है, रोक रहा होता है करंट के फ्लो को, तो इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। 51 जो है इसका आंसर है 0 एम्पियर। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 51 जो है ये रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। अगर गौर करें तो हमारे पास जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड N है, ये वाली साइड P है, और ये -4 वोल्ट पे है, और ये वाली जो साइड है ये -1 वोल्ट पे है। ठीक है जी। अच्छा, आप ज़रा गौर से देखो, ये जो P है ये -4 बड़ा है या -1? -1 जो है वो वोल्ट इज ग्रेटर देन -4 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे। आपको पता है जब P को हम लो पोटेंशियल के साथ अटैच करें और जो है वो N को हाई पोटेंशियल के साथ अटैच करें, तो ये हम कहते हैं कि ये रिवर्स बाइस है। तो रिवर्स बाइसिंग में करंट पास नहीं करता, तो इसमें जो आंसर है आपका अल्फा यानी 0। 52 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलास्टिसिटी? रबर जो है इसमें आंसर होगा, कॉपर स्टील आयरन जो है वो सॉलिड्स में है, तो आंसर आपका जो है वो आएगा, ये लीस्ट पूछा है, मोर नहीं पूछा, तो इसलिए आंसर बीटा है। 53 जी, आज सेमी कंडक्टर जो है डिवाइस इज कनेक्टेड टू सीरीज सर्किट विद द बैटरी एंड रेजिस्टेंस, अ करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स। पोलैरिटी कहते हैं रिवर्स कर दें, करंट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट टू जीरो। डिवाइस कौन सा हो सकता है जी? ये पीएन जंक्शन हो सकता है, जो कि पीएन जंक्शन एक हाफ के लिए करंट को गुजरने देता है, दूसरे हाफ के लिए ब्लॉक कर देता है। 54 दी, सिग्नल अप्लाइड इन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो इन्वर्टिंग 180 का फेज शिफ्ट लेके आता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम बात करें तो फेज शिफ्ट जो है वो इनपुट आउटपुट के दरमियान जो फेज शिफ्ट है वो 180 का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है जी, तो इसलिए आंसर है जी इसका 180। 55, इन यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज 0, देन द स्टेट ऑफ द मटेरियल क्या होनी चाहिए? या तो वो गैस होनी चाहिए या लिक्विड होनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पे चूंकि सिर्फ गैस ही गिवन है, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। 56 में जी आंसर आपका, इसमें यंग्स मॉडुलस एंड द स्ट्रेन एट द ब्रेकिंग पॉइंट आर 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आपको जो है वो उसकी ब्रेकिंग जो है वो फोर्स गिवन है, स्ट्रेन गिवन है बल्कि, और 0.1 रेस्पेक्टिवली। द स्ट्रेस एट द ब्रेक पॉइंट क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन है जी आपका 56, और आपने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ से आपने स्ट्रेस बतानी है, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस जो है आपको बताया 2 × 10⁻11, स्ट्रेन आपको बताई है 0.15, तो 0.15 × 2 0.3 × 10⁻11 है, तो ये 3 × 10⁻10 हो जाएगा। इसमें आंसर जो आपका कौन सा बनेगा? डेल्टा, 3 × 10⁻10, क्योंकि ये 0.3 आएगा ना इस पर मल्टीप्लाई करके, तो 0.3 × 10⁻11 कर लो, या इसको 3 × 10⁻10 लिख लें, बात एक ही है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर बन जाएगा। 57 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अल्फा आंसर है, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली विद इन द इलास्टिक लिमिट, सिंपल है, अल्फा आंसर है। 58 जी, अगर V पॉजिटिव और V नेगेटिव इक्वल कर दें तो उनके दरमियान पोटेंशियल अगर
ज़ाहिर है दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसमें जो है वो इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि कोई भी उसको इनपुट नहीं दे रहे, तो इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट भी ज़ीरो ही आएगी गेन, तो आंसर अल्फ़ा हो जाएगा जी इसका। और 59 जी, इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल वेव भी आंसर है आएगा जी बीटा 100 हर्ट्ज। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट की 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब 50 इंटू 200 हर्ट्ज हो जाएगी, बीटा आंसर है। और 60 जी ओपन लूप गेन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो होता है 10⁵, तो आंसर है जी आपका डेल्टा। तो आंसर जो है इसमें डेल्टा बनेगा। आई होप सो कि आप जो है इसमें जो जो मिस्टेक्स होंगी उसको आप ज़रूर रेक्टिफाई भी करेंगे, और रेक्टिफिकेशन ही जो आपका असल जो है वो प्रोसेस है। अपनी मिस्टेक्स को जो है वो अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना सीखें। आप जो है वो जितनी मिस्टेक्स इन टेस्ट के थ्रू आपकी हो रही हैं, प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो अगर आप उनको ठीक कर रहे हैं तो ये आपकी सक्सेस है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो रहे होते हैं जब टेस्ट के बाद उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा सामने आती हैं, हालांकि उनको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए कि उनकी जो है वो कमियां कोताहियाँ जो है वो टेस्ट के थ्रू सामने आ रही हैं, उनको वो ओवरकम अगर करते जाते हैं। असल काम है आपका, जो मेन थिंग है कि आपने उन चीज़ों को ओवरकम करना है। ओवरकम करोगे तो आपके ज़ाहिर कॉन्सेप्ट भी बेहतर होते जाएंगे। अब देखो ना, एक बात बड़ी सिंपल सी है, अगर यहाँ मिस्टेक हो रही है प्रैक्टिस टेस्ट में तो वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है जी। और अगर यही वाली मिस्टेक आपकी फाइनल में यहाँ इग्नोर हो गई और फाइनल में जाकर मिस्टेक हो गई तो वो आपके लिए जो है वो ज़ाहिर वो ब्लेसिंग नहीं, वो कर्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको ब्लेसिंग समझ के उनको आप क्या करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टेस्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपके पास मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।